आपने जब सरपंच का चुनाव लड़ा, तब आपके परिवार वाले खुद खिलाफ हो गए मतलब आपके प्रति कि यार पारस जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, ऐसा क्यों? मतलब बिल्कुल दिनेश जी। समाज के अंदर आपको एज ए कोई पॉइंट सही करने का मिले तो आप मतलब इसके अंदर क्या चेंज करना चाहोगे? हाँ, मैं दिनेश जी आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज स्कूलों के अंदर तो आपके माताजी की एक ऐसी कोई प्रेरणादायक बात जो आपको आज भी याद आती है और दिल पर लग गई वो चीज़? माताजी ने हमेशा एक चीज़ मुझे सिखाई कि बेटा कहीं भी जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पीछे तुम्हारा जो परिवार है। क्लासरूम में जो बैक बेंचर होते हैं ना, वो या तो बिजनेस करते हैं या पॉलिटिशियन में जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कहाँ तक सच्चाई मानते हैं? कि मैं पढ़ाई में बैक बेंचर नहीं था। टीम 97 का मकसद क्या है? और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? और एक युवा को इमोशन करता है मतलब ये जब टीम 97 जब लोगों के ऑडियंस के पास में जाती है तो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट कुछ आपके प्रति अलग ही रहता है। इसके पीछे क्या कहानी है? दिनेश जी, अपना टॉक्स के जो लोग सुन रहे हैं पारस गुर्जर का राजनीति के अलावा और भी कोई चेहरा है क्या? बिल्कुल राजनीति के अलावा पारस एक बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश शर्मा आप सबका अपने ही टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एपिसोड हमारे साथ में बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हमारे साथ में वह शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो वर्तमान में रजलानी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। आज हमारे साथ में पारस जी गुर्जर साहब है, जिन्होंने हमारे अपना ही टॉक्स के पॉडकास्ट में जिन्होंने कीमती समय निकाल कर आप हमारे यहाँ पर पधारे, तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपका और आपके अपना टॉक्स की पूरी टीम का, आपके पॉडकास्ट का, आपके चैनल का, कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हम एक बहुत अच्छी वार्ता शुरू करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पॉडकास्ट को जब हमारी ऑडियंस सुनेगी तब उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपकी जर्नी के बारे में पूरी डिटेल से जानने को मिलेगा। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, जो आपके सवाल होंगे हम उनके जवाब देंगे। तो सर आप सबसे पहले आप अपने फैमिली के बारे में बताओ कि आपके फैमिली में कौन-कौन है? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत कम उम्र के अंदर सरपंच बन गया और दादाजी और दादी जी अभी जिंदा हैं, अ, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। जब व्यक्ति सरपंच बनता है उससे पहले बहुत कम लोग होते हैं जिनके माता पिता भी नहीं होते, हुँ। क्योंकि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद सरपंच चुने जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तीन तीन पीढ़ी मुझे आशीर्वाद दे रही है। पिताजी माताजी भी हैं और दादा दादी भी हैं, तो उनका मुझे बहुत सहयोग रहता है चुनाव प्रचार से लेकर के। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी ही कमाई है। हुँ। उन्होंने जो समाज में, गांव में, सोसाइटी में जो संबंध बनाए, उसका कहीं ना कहीं मुझे लाभ मिल रहा है। जहाँ भी जाता हूँ कि कहते हैं कि भाई ये बादर जी का पोता है, ये मेहराम जी का लड़का है। मेरी दादी और माता जी बहुत धार्मिक है, हुँ। तो वो किसी सत्संग में, किसी भागवत कथा में जाती है तो लोग सब जानते हैं कि भाई ये। मतलब उसको एक पोते के रूप में जानते हैं कि आपका पोता सरपंच है तो आप उनके दादा-दादी है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो मुझे उनका बहुत लाभ मिलता है और कहीं न कहीं दादाजी ने, पिताजी ने इस प्रकार से गाँव के अंदर कामकाज किए, इस प्रकार से उन्होंने लोगों से संबंध बनाए, वो उन्हीं की पेठ थी, हुँ। जो फर्स्ट चुनाव में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, आपके लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, हुँ। तो लोग नकार देते हैं। सही है। लेकिन मुझे इसका लाभ मिला कि दादाजी ने और पिताजी ने, चाचाओं ने मेरे, और मेरे घर में चाहे चाचियाँ हैं, मदर हैं, दादी जी हैं, मेरे भाई हैं, सब ने एक अच्छी साख बनाई, अच्छी पैठ बनाई, हुँ। जिसका मुझे लाभ मिला। सर तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं और आप उनके संघर्षों को कौन-सा मोटिवेशन मानते हैं? दिनेश जी, मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और अभी 1 साल पहले ही वो उससे सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी खेती किसानी करते हैं हुँ। और हमारे घर में गाय, भैंस सब कुछ, हम एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो खेती-बाड़ी सँभालते हैं। तो सर क्या आपके पिताजी भी जब आप स्कूल लाइफ में थे, जब आप पढ़ाई नहीं करते थे, तब आपको कभी मारते थे, पीटते थे? अब आप पोल खुलवा रहे हैं। मतलब हालाँकि यही होता है कि जब हम भी जब बचपन में थे, तो जब हम होमवर्क करके नहीं जाते थे या पेरेंट्स जब एक्चुअल में जब हमारे टाइम में भी यही होता था कि जब स्कूल में जब हम जाते थे, होमवर्क करके नहीं जाते थे, तो टीचर जो होता है वो पेरेंट्स को बोलता था कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, काम नहीं करता था, तो हमारे पेरेंट्स मारते थे। तो कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? आप ऐसे कह सकते हैं दिनेश जी कि मैं शुरुआत के अंदर
ननियाल रहता था। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैंने ननियाल में पढ़ाई करी, और उसके बाद पिताजी सर्विस करते थे हनुमानगढ़ जिले में। अच्छा। तो वो हम लोगों को पढ़ाने के लिए पूरे परिवार को लेकर के वहाँ चले गए, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन ये कह सकते हो आपकी हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में गांव है ललानिया, वहाँ पर हुई। ठीक है। और तीसरी से लेकर के 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अगर पिताजी उस वक्त वो फैसला नहीं लेते तो आज मैं भी यहाँ गांव में या तो कहीं मजदूरी कर रहा होता या बकरियां चरा रहा होता। पिताजी लेके गए हम लोगों को, और मैंने वहाँ इस प्रकार से पढ़ाई पर अपना एक तरह से कमांड जमाई कि मैं वहाँ लगातार हर क्लास के अंदर प्रथम स्थान पे आता था। तो पिताजी की मार पढ़ाई के लिए तो कभी नहीं पड़ी, लेकिन कई बार जब बचपना होता है तो आप कोई इस प्रकार की गुस्ताखी कर देते हो। आप जब खेलने चले गए बैट और बॉल लेके, लड़ाई करके आ गए, कोई लड़ाई करके आ गए साथी खिलाड़ियों के साथ, वो कोई ओड़बा आ गया हो, या फिर कई बार ऐसा होता था कि छुट्टी का दिन होता था तो सुबह निकलते थे, शाम तक घर नहीं आते थे। वो मम्मी की ये चिंताएं रहती थी कि कुछ खाया पिया नहीं, और पिताजी को ये रहता था कि बिगड़ रहा है बच्चा। तो शाम को जब आते थे तो डांट पड़ती थी, और कई बार मार भी झेलनी पड़ी। सही है। तो अभी 8% आपके माता जी क्या करते हैं? माताजी मेरी गृहिणी है, घर का कामकाज संभालती है, और निश्चित रूप से माताजी जो कामकाज संभालती है, हम लोग तो नेतागिरी में पड़ गए। सही है। अब घूमते रहते हैं इधर उधर, तो घर पे जितने मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी, उनको खाना पीना सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि माताजी और दादी जी के भरोसे ही है। तो आपके माताजी की एक ऐसी कोई प्रेरणादायक बात जो आपको आज भी याद आती है और दिल पर लग गई वो चीज़? माताजी ने हमेशा एक चीज़ मुझे सिखाई कि बेटा कहीं भी जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पीछे तुम्हारा जो परिवार है उसका नाम कलंकित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और धार्मिक भावना से जुड़ी हुई रहती है माताजी, तो उनका एक मोटो रहता है हमेशा। कई बार क्या होता है कि हमारे राजनीतिक जीवन में खुद के इतने खर्चे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में डोनेट करने में थोड़ी कंजूसी दिखा देते हैं। जब मंदिर की कोई बात आती है, गौशाला की कोई बात आती है, तो जैसे कि कोई व्यक्ति आया हमसे दान लेने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो 51,000 कर दो, तो माताजी वहां अड़ जाती कि नहीं 1 लाख कर। और कई बार ऐसा हुआ कि गौशालाओं के लिए, मंदिरों के लिए उन्होंने जिद करके मेरे से दिलवाए। मतलब भक्ति भाव में मतलब थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। हाँ, पूरा उनका रहता है। तो सर जब आप स्कूली जीवन में थे तो आप अभी अक्सर क्या होता है ना कि जब स्कूली जीवन में जो क्लासरूम में जो बैक बेंचर होता है ना, वो या तो बिजनेस करते हैं या पॉलिटिशियन में जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कहाँ तक सच्चाई मानते हैं? बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है ये मेरे जो दोस्त कॉलेज में हैं उन्होंने भी खूब किए, टीचर्स ने भी किए, और कई पत्रकार साथियों ने भी किए, आज आपने भी कर लिया। तो हो सकता है मैंने जो जवाब उनको दिए वो लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सारी दुनिया जान लेगी कि मैं पढ़ाई में बैक बेंचर नहीं था, हमेशा फर्स्ट पंक्ति में बैठता था। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पिताजी ने एक अवसर दिया पढ़ने का। तो हम जब पढ़ाई करते थे तो बहुत अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहे, और हमेशा क्लास में फर्स्ट रहे, टॉपर रहे मतलब। टॉपर रहे। और मैंने टॉपर रहने के बाद जब 10वीं कर ली थी तो 11वीं 12वीं के अंदर साइंस सब्जेक्ट ले लिया था। साइंस की पढ़ाई की, वहाँ बहुत ये कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ, और शिक्षकों का प्रिय स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। तो स्कूल के बाद में आपका असली ड्रीम क्या होता है? जैसे सबका अलग अलग ड्रीम होता है कि यार स्कूल कंप्लीट करने के बाद हम कॉलेज जाएंगे, मज़े करेंगे, या कहीं ऐसे कहीं घूमने जगह जाएंगे, या ऐसी कार होनी चाहिए, या मेरे एज ए बिजनेस करने का माइंड है। या तो आपका स्कूली जीवन में आपका क्या ड्रीम रहा? स्कूलिंग जब हो गई थी तो उसके बाद ये सोचा था कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब करेंगे और सेटल लाइफ जिएंगे। सच बताऊं मैं आपको तो चूंकि इस प्रकार से कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, और ये आज के ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। सही है कि आप जब स्कूल में होते हो तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और जब गाइड करने वाला नहीं होता तो कुछ लोग राह भटक जाते हैं। कुछ लोगों का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो बन नहीं पाते, उस चीज तक पहुंच नहीं पाते, या
आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो, आपके जीवन के आगे के रास्ते क्या है, वो अगर बताने वाला आपको नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सोच लिया था खुद नहीं कि यार इंजीनियरिंग करनी है तो साइंस ले ली, साइंस की पढ़ाई करने लग गए। फिर सोचा कि यार ऐसा करते हैं, अब तो आरएस की तैयारी करते हैं, तो इंजीनियरिंग का सपना छोड़ के और आरएस की तरफ बढ़ गए। मतलब खास कर स्कूली लाइफ में सबका सपना होता है कि यार रेड लाइट मिली हुई मेरी कार हो, मेरे पीछे का पीला चले। जी, मतलब एक वो एज होता है कि यार मेरे पीछे जब मैं सरकारी नौकरी या उस ओहदे पर रहूंगा तब मेरा मतलब पीछे और चलेगा। राइट। तो बहुत सारी ये मैंने जो आपको बताई कि इस प्रकार से अगर आपको कैरियर जो आपका है, भविष्य जो आपका है, उसके लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप राह भटक जाओगे। एक समय निकल जाएगा, समय निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास पछतावा रहेगा कि मुझे क्या करना था और मैं क्या कर बैठा। आज के टाइम में जैसे बहुत सारे गाँवों के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें करने की बहुत सारी भूख है, लेकिन उनको एज ए सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो डायरेक्शन की वजह से या तो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर वो गलत संगति के अंदर वो पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको आप मतलब समाज के अंदर आपको एज ए कोई पॉइंट सही करने का मिले तो आप मतलब इसके अंदर क्या चेंज करना चाहोगे? हाँ, मैं दिनेश जी आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज स्कूलों के अंदर आपको अच्छे टीचर्स की तो आवश्यकता है ही है, हुँ, साथ ही साथ आपको कैरियर गाइडेंस की व्याख्यान लगाने की और बच्चों का भविष्य में क्या करना है हुँ, ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अबोध बालक हैं, सही छोटे है, बच्चे हैं सही है। और एक तरह से कह सकते हैं नई पौध हैं। हुँ, तो उस पौध पर आप किस प्रकार से उसको क्या राह ढालोगे, वैसे वो ढल जाएंगे। आज गाँव के अंदर अपन अधिकतर देखते हैं कि बड़ी से बड़ी नौकरी, वो गाँव में एक चुटकुला चलता कि तू कौन सो पटवारी बन गयो, हुँ, तो पटवारी को बड़ी नौकरी मानते हैं। अब ठीक है, आरपीएससी क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हुँ, प्रत्येक गांव में नहीं है। तो गांवों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकरियां कुछ सीमित रह गई। पुलिस की नौकरी कर लेगा, फौज की कर लेगा, ग्राम सेवक पटवारी बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, इतना ही है। लेकिन उससे बेहतर भी कुछ स्टूडेंट है जो कर सकते हैं, हुँ, लेकिन रीजन यह है कि उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। सही से प्रॉपर गाइडेंस मिले तो बच्चे सरकारी सेवा में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जिनको सरकारी सेवा नहीं मिलती वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इतनी बेहतरीन बेहतरीन जॉब्स है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है सही है। ग्रामीण अंचल के बच्चों को, इसलिए उनको दिक्कतें आती है। अच्छा, पढ़ाई के साथ आपने जब सवाल कर ही लिया तो मैं ये कह देता हूँ कि आज लोगों के पास इन्वेस्ट करने को पैसा है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको इस पैसे को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। सही है। मतलब उनको एज ए डायरेक्शन देने वाला अभी नहीं है। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे आपने आपने जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी जो थे वो सरकारी सेवा में थे। तो आपके माइंड में कभी वो ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी सरकारी सेवा में इस उस बड़े ओहदे पर यार छोटी-मोटी नौकरी करके मैं ऐसे खुश रह सकता हूँ? देखिए जब हम स्कूल में थे तब यही था कि भाई सब लोगों के, क्योंकि वो एक स्कूल के अंदर भी इसी प्रकार से गाइडेंस किया जाता था कि नौकरी लागणो है, नौकरी हुँ। लागणो है, तो वो नौकरी की दौड़ में थे ही। लेकिन जब कॉलेज में आए तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो सर अभी जैसे हमारी टीम ने जैसे रिसर्च किया कि 26 जनवरी 2020 को एक स्कूल के अंदर जब आपको स्पीच दिया था, जैसे एक आपने जैसे भाषण दिया था, लेकिन उस भाषण में से आपसे बीच में माइक छीन लिया गया था। इसके पीछे क्या कहानी है एक्चुअल में? अभी जैसे हमारी जैसे जनता जानना चाहती है पूरी। अरे बड़ी कमाल की रिसर्च टीम है आपकी, उस वाक्य को तो मैं ही हाँ, भूल गया हूँ यार। और लेकिन एक्चुअल आपने में कहीं न कहीं हमने जैसे सोशल मीडिया देखा, कुछ न्यूज़ देखी, कुछ ऐसे हमने ऐसे भी पेज देखे जहाँ पर ये चीज़ें वायरल हो रखी थी। तो मेरी टीम ने बोला कि यार ये आप पारस जी सर से एक बार ज़रूर पूछना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अ, चुनाव डिक्लेयर हो गए थे पंचायती राज के। पंचायती राज के चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में हुआ यूं कि सरकार की, एक तो कोविड चल रहा था, हुँ, तो कोविड की वजह से चुनाव सरकार ने पोस्टपोन कर दिए। चुनाव होने थे 20-21 जनवरी को, और ऐन वक्त पर पूरी चुनावी तैयारी होने के बाद 10 तारीख के करीब, हुँ, जनवरी की 10 तारीख के करीब ये कह दिया कि चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिए गए, होल्ड कर दिए गए। तो आचार संहिता हट गई थी। स्कूल का सरकारी प्रोग्राम था और चुनाव की घोषणा के बाद पहला राष्ट्रीय पर्व था
और सरकारी स्कूल के अंदर गांव का 36 कौम का व्यक्ति कोई भी आता है, अपने मन के विचार भी प्रकट करता है, चाहे वो गेस्ट है या नहीं है। एक सामान्य मानवी भी जा करके अपनी बात रख सकता है। ये इस प्रकार का अपने ग्रामीण अंचल के अंदर सिस्टम है। अगर कोई सही बात कह रहा है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, देशभक्ति की, राष्ट्र की, तो कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी उससे पहले कई बार मंच साझा किए हैं, वहां पे स्पीच दिए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा पहली बार वहां जाना हुआ, बहुत बार गया हूं। वो चुनावी माहौल था, तो वर्तमान सरपंच भी वहां थे और जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले थे, पूर्व सरपंच और जो कैंडिडेट थे वो भी थे। तो उन लोगों को ये लग रहा था कि ये पारस गुजर वैसे तो शरीर का दुबला पतला है, गांव में इसकी कोई मजबूत राजनीतिक परिवार साथ में नहीं है, कोई राजनीतिक टीम नहीं है, लेकिन ये इसकी भाषा में बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छा बोलना जानता है, मुद्दों की समझ रखता है, छात्र नेता रहा है, तो ये अपनी बात के दम पर लोगों का दिल जीत सकता है। क्योंकि चुनावी माहौल था, तो जब चुनावी माहौल नहीं होता है तो लोग स्कूल में भी कम आते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन जब चुनावी माहौल था तो लोगों में इंटरेस्ट था, क्रेज था, तो वो गांव में आए, उस स्कूल में आए। स्कूल पूरा खचाखच भरा, बच्चों की संख्या भी अच्छी थी, ग्रामीण भी थे, महिलाएं भी थी, सब लोग, पूरी सबकी नजर थी स्टेज की तरफ। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि पारस गुजर स्पीच देंगे, तो मैंने यही कहा कि भाई सब लोगों को देना चाहिए स्पीच, पारस क्या सब लोग दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सबसे उम्र में छोटे हो, आप पहले दे लो मेरे को। ठीक, यही होता है, प्रोटोकॉल भी है। तो मैंने शुरुआत करी, भाषण की, मैंने एक दो जयकारे लगाए और भूमिका बनाई। इतने में तो जो पूर्व सरपंच थे उनको बात अखर गई कि ये तो अब आज पूरा, ये कह सकते महफिल लूट लेगा, आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने एक दो जो व्यक्ति थे उनसे इशारा किया, इशारा करके मेरे ऊपर हमला करवा दिया। उस समय आपको लाइव प्रोग्राम चल रहा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम चलते हुए में उन्होंने आकर के धक्का मुक्की की, माइक छीन लिया और बोला भाषण नहीं देने देंगे। हो हल्ला कर दिया, पूरा गांव का माहौल खराब हो गया, लोग स्कूल से बाहर निकल गए और जो माहौल खराब करने वाले थे वो वहां से कर करा के चले गए। बच्चों का प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया, राष्ट्रीय पर्व का माहौल था, पूरा डिस्टर्ब करके वो चले गए। और वहीं स्कूल के गेट के बाहर गांव का बस स्टैंड है, अच्छा, वहां चौक बना हुआ, उस चौक में उस दिन जनता मेरे साथ खड़ी हो गई कि वो पारस अकेला नहीं है। हो सकता है आपने 20-20, 30-30 साल गांव में राज किया हो, लेकिन क्या गांव के एक सामान्य लड़के को आप ऐसे मार दोगे? ऐसे आप उसकी जान ले लोगे? या किसी का इस लोकतंत्र में, जिसने बोलने का आजादी दी, इस देश के संविधान ने हमें बोलने की, चलने की, घूमने की, खाने की, फिरने की, सब कुछ आजादी दे रखी, उस देश के अंदर आज आजादी के पर्व के दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, तो संविधान कहां है? तो कानून का राज कहां है? तो जनता मेरे साथ खड़ी होगी। और वो जो आपने वायरल वीडियोस देखे, वो गांव के मुख्य चौक में खड़े होकर के मैंने फिर जनता को संबोधित किया। मैंने कहा अब पारस गुजर चाहे मरे या जिए, ना तो चुनावी मैदान से पीछे हटेगा, ना गांव छोड़ के जाएगा। मुझे जीना मरना मंजूर है, लेकिन वो इसी रजलानी की धरती पे मंजूर है। और मैंने उसी दिन खूंटा गाड़ दिया और मजबूती के साथ अपने लोगों को साथ लेकर के एक एक घर गया, एक एक ढाणी गया और लोगों का दिल जीता। अभी जैसे हमारी टीम ने बोला कि आप जिस स्कूल में आपको जैसे रिजेक्ट किया गया था माइक छीन करके, उसी स्कूल में आप 6 साल से ध्वजारोहण कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब वो एज ए, जैसे आप उसको एज ए मोटिवेशन लेते हो कि नहीं यार, नहीं ये चीज़ मेरे को एज ए दिल पर कनेक्ट कर गई, तो मतलब आप 6 साल से उस चीज़ को एज ए स्कूल में एज ए गेस्ट बन करके आप ध्वजारोहण करो, तो आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होता है। और ये सोचता हूँ कि इस देश का संविधान कितना मजबूत है, इस देश के लोकतंत्र कितना मजबूत है कि जहाँ लोग आपको नकार रहे थे, जहाँ लोगों ने तानाशाही करने की कोशिश की, और उस देश के कानून ने, उस देश के लोकतंत्र ने आपको वो जिम्मेदारी दी, आपके हाथ में वो कलम दी, आपके एक पावर दी। उस पावर की बदौलत आज आप जनता का दिल जीत करके और उस जगह पे मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो सर, जैसे आपने सरपंच चुनाव से पहले और बाद में कई बार आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कई बार आपकी गाड़ियाँ तोड़ी गई,
आपके पीछे गुंडे भेजे गए या ऐसे भी आपको जैसे पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ जानलेवा हमले हुए, मतलब ये ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? हाँ, देखिए दिनेश जी, होता क्या है कि जो लोग राजनीति में बरसों से जमे हुए हैं, उन्होंने इसको धंधा बना लिया है। हुँ, और जब धंधे पे चोट लगती है तो दर्द होता है। उनको सेवा से कोई मतलब नहीं था, उनको गाँव से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना धंधा दिख रहा था। हुँ, वो ये सोच रहे थे कि यार हमारा जमा-जमाया बिज़नेस हमारा और हमारे परिवार का। हुँ, उन्होंने तो ये सोच लिया था कि हम बुज़ुर्ग हो जाएँगे तो बेटे और बहुओं को भी यहाँ ये बापोती सौंप के चले जाएँगे। हुँ। लेकिन लोकतंत्र है, जनता जागरूक हो गई, जनता उसी को लेकर के आती है जो जनता के हित में कार्य करता है। कार्य करता है। तो इसी को लेकर के हमले करवाए गए, इसी को लेकर के अटैक करवाए गए हुँ, लगातार। चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी बहुत प्रकार का दुष्प्रचार किया गया मेरे बारे में। क्या-क्या नहीं बोला गया, हुँ, क्या-क्या नहीं बोला गया। ये तो मैं बहुत मजबूत था भाई साहब। मेरी जगह कोई दूसरा होता, गाँव में लोग बातें करते हैं कि पारस यार तू किस मिट्टी का बना है? हुँ, मैं कहा क्या हुआ? कि यार तेरी जगह कोई दूजो हो तो कह तो ए लो थारो सरपंचाई आ थारी सील थे हमारो गाँव, हुँ। मैं तो जाऊँ मारे काम। मतलब सर अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के पर्सनल लाइफ में भी होता है, जब आदमी कोई तरक्की करता है ना, जब कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करता है या राजनीतिक में आता है या ऐसा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो आदमी आगे बढ़ता है ना, तो लोग उसके पैर खींचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये हमसे आगे कहीं नहीं निकल रहा है, मतलब ये हमसे ज़्यादा क्यों सोच रहा है? मतलब लोगों की अभी साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से भी कुछ जैसे रहती है। लेकिन इस चीज़ को आप एज़ ए मोटिवेट के तौर पे लेते हो या फिर एज़ ए आप भी जैसे घृणा करते हो कि यार नहीं, उसने भी मेरे पीछे गुंडे भेजे तो नहीं, मैं भी उसके ऊपर वापस हमला करूँगा? नहीं, मेरा ये सीधा मानना है कि जो किस्मत में लिखा है, हुँ, उसको कोई छीन नहीं सकता और जो किस्मत में नहीं लिखा, उसको कोई दे नहीं सकता। हुँ, इसी पे चलता हूँ, किसी पे कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं। जो वो कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं हुँ, और ना हत्यारा राम, आपको आप मर जाएँगे कर कर खोटा काम। तो जो गलत काम कर रहे हैं, जो मेरे पे दुश्मनी रख रहे हैं, मुझ पे हमले करवा रहे हैं, उनका निवेड़ा राम करेगा, हुँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। सही। मैं तो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखता। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गंदी कमेंट्स करते हैं, गंदी पोस्टें डालते हैं, न जाने क्या-क्या बोलते हैं पीठ पीछे भी और मुँह पर भी। हुँ, होते हैं, लोगों की आदत होती है, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं देता। मैंने कहा जवाब या तो समय देगा या ऊपर वाला देगा। हुँ। सर आपके माइंड में सरपंच बनने का सपना कब आया? मतलब आप बिना सरपंच के भी आप समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन आपने सरपंच बनने का या राजनीति में आने का ही मतलब क्यों चुना इसको? देखिए, सरपंच बनना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मैं आपको बताऊँ। ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप, हुँ, या यूँ कह सकते हैं कि मैंने कुछ दर्द देखे, हुँ, मैंने कुछ तकलीफ़ें जनता की देखी और वो तकलीफ़ मेरे से सहन नहीं हुई। होता यूँ था कि गाँव में जब हम जाते थे यहाँ कॉलेज से, हॉस्टल से, तो देखते थे कि किस प्रकार गरीब परिवार के लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हुँ, हैं रोज़गार के लिए। किस प्रकार से वो अपने छोटे-छोटे काम करवाने के लिए एक दर से दूसरे दर तक भटक रहे हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा। एक छोटे से साइन के लिए आपको घुमाया जाता है। एक छोटी-सी समस्या है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, लोग जिला मुख्यालय पर आते हैं। जिला मुख्यालय से आपको ये कहकर लौटा दिया जाता है कि ये तो सरपंच का काम है, यहाँ क्यों आए हो? हुँ, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। दूसरा ये था कि ना तो गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना रोड थी, ना हॉस्पिटल था, ना स्कूल की व्यवस्था सही थी। बड़ी दिक्कतें थी, हुँ, समस्या से ग्रस्त मेरा गाँव था। तब मैंने ये ठाना कि यार लोग एमपी एमएलए बन के अपने क्षेत्र का विकास करवाते हैं, क्या पारस गुर्जर अपने गाँव से शुरुआत नहीं कर सकता? हुँ, क्या पारस गुर्जर एक उदाहरण सेट नहीं कर सकता कि किस प्रकार से एक युवा को अपने गांव की कमान हाथ में लेकर के उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और मैंने किया। तो सर मैंने जहाँ तक सुना है कि जब सरपंच का चुनाव लड़ा, तब आपके परिवार वाले खुद खिलाफ हो गए, मतलब आपके प्रति कि यार पारस जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, ऐसा क्यों? मतलब हालाँकि परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके समाज वाले, परिवार वाले वो आपके खिलाफ हो गए। मतलब हाँ, लोग पीछे से बोलने लगे कि नहीं यार इसको नहीं जिताना है, ऐसा करना है। बिल्कुल दिनेश जी, ये भी आपकी बात सही है।
हुआ यूं था कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र राजनीति करता था, JNU जोधपुर में। अच्छा। यहाँ से छात्र राजनीति करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और मैं मेरे एक अलग ट्रैक पे चल रहा था। मैंने मेरे जीवन का एक अलग लक्ष्य बना रखा था। चुनाव तो मुझे लड़ना था, लेकिन चुनाव कौन सा लड़ना था वो मैंने मन में तय कर रखा था, किसी को बताया नहीं था। स्टार्टिंग से माइंड सेट था माइंड आपका सेट था। लेकिन जैसे ही पंचायती राज के चुनाव अनाउंस होते हैं और सीट आ जाती है, तो दादाजी और पिताजी मुझे फ़ोन करके गांव बुलाते हैं कि तू गांव आ जा। तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने कहा ये पंचायती राज का चुनाव बड़ी टेढ़ी खीर है और इसके अंदर चुनाव लड़ना मतलब ये समझ लो कि तलवार की धार पे चलना। सही है। सबसे पहले आपके अपने ही विरोध में खड़े हो जाएंगे। दूसरा, एक एक घर का एक एक व्यक्ति का वोट लेना बड़ा टफ काम है। इसलिए भी टफ है क्योंकि जब बड़े इलेक्शन होते हैं तो आपको पार्टी फंड कर देती है, आपको पार्टी कार्यकर्ता उपलब्ध करवा देती है, पार्टी आपके लिए सामग्री भेज देती है, पार्टी आपके लिए संसाधन भेज देती है, पार्टी आपके लिए ये कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक भेज देती है। सब कुछ व्यवस्था पार्टी करती है। लेकिन छोटे चुनाव में यानी सरपंच के चुनाव में तो सब कुछ उम्मीदवार को ही करना है। मैंने उनको मना कर दिया, वो नहीं माने। उन्होंने कहा एक बार आ, अपन परिवार में बात करते हैं। तो मैं चला गया। मैं कहा ठीक है, परिवार से ही शुरुआत करो। ये कह देंगे तो लड़ लेंगे, ये मना कर देंगे तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो परिवार है। परिवार है। तो मैं गया, परिवार को इकट्ठा किया। परिवार ने खड़े होके और वही बातें कर दी कि भाई थाने गुण वोट देवे, थाने गुण वोट देवे। कभी परिवार, मेरे जो दादाजी का परिवार है उसको इंगित किया, कभी मुझे इंगित किया कि काले पीरूरो टाबर है, थाने गुण वोट दे, और गांव में जाने गुण है तन। दादाजी इनके फलान जी थे, कहीं करो क्या सरपंच ही करन, हीदा हीदा बैठा रहो अपारे। वासा પછી बात चालती रही। बगावत तो विधि नहीं, मने ठा पड़ गई कि परिवार है जिको साथ को नहीं देवे। बात चालती रही और दिनेश जी करीब 1-1.5-2 घंटा तक परिवार में वो घाल मथोड़ चालतो रहियो कि भाई चुनाव कौन लड़ी, पारस लड़ी या हमारे के परिवार में एक दादाजी रा भाई है। अच्छा। जी का 20 साल सरपंच रियोडा पहली। तो मेरे मन में बूढ़ा होगा पर बा कह जू कुर्सी छूटे को नहीं, बे कहवे कि नहीं चुनाव तो मैं ही लड़ू। वह बैणा जी का बे समर्थक है, बे कह नहीं नहीं पारस तू हाल टाबर है, हाल तो चुनाव है नहीं लड़ावा। वाह यूं कारण लास्ट में बात इन माते टिकी कि भाई चुनाव वही लड़ेगा जिसको गांव कहेगा। सही है, ठीक है साहब। मैं क्यों गांव ने भेड़ो कर लो, गांव कह दे पारस ने लड़ावा तो पारस लड़ ले, और गांव कह दे कि बन लड़ाना तो बन लड़ ले। वाह यूं कारण साहब 2 दिन बाद में मैं तो मारे गांव में लोगों मेल जोल कर रही हो तो बे आप रे अचानक ही सुबह लेन शाम तक गांव गांव घर घर ढाणी ढाणी गाड़ियां भेज प्रचार करने लगा। प्रचार तो करियो जी को करियो, श्याम रा आपरे घरे मीटिंग राख ली। अच्छा। बाजी की बात भी के गांव भेड़ो करनो, तो बे गांव भेड़ो करनो शुरू कर दियो। उनको ऐसा लगा कि अब बात इज्जत पर आ गई, अब तो मेरे को ही जनता वाले जो है सेलेक्ट करना चाहिए। तो बे कहीं करियो गांव ने पूरे ने भेड़ो कर लियो श्याम रा, और एड़ी चाल करी गांव रे 36 कोम ने न्यू तो दियो बट आप मीटिंग में आउन रो, पर मारे घर ने यानी मेरे दादाजी के परिवार को नहीं बुलाया नहीं, इसलिए कि वो अगर आ गए तो 2-4 लोग भी कह देंगे कि पारस को चुनाव लड़ाओ, तो फिर बात तो वही रह जाएगी भाई गांव तो चाहता है। तो उन्होंने कहा क्या करें कि इन्हें बुलाओ इजमती, जो वो पापो गढ़ जी पचगढ़ जाएगा, वोट दे तो ठीक, नहीं दे तो एक घरों का ही फर्क पड़े। सही है, गांव तो अपन भेड़ो कर ही लियो। वाह साहब मैं प्रचार करतो घरे आयो, दादाजी चिंता में पूरी तरह, बीपी हाई हो गई, हार्ट रा पेशेंट। मैं क्यों आज डोकरा जात रहे क्या आज वटी ने मीटिंग चाल रही है, अपन अटे घरे की नहीं खाली अपन ही बैठा। और स्थिति एड़ी दिनेश जी के मारे और बहने घरे बीच में सिर्फ 12 इंच की दीवार ही जे, एकदम पड़ोसी। बाता पूरी सुनी जाए, हाँ हल्लो योड़ो पूरो भाषण चल रही है जोरदार। अब दादाजी चिंता में, पूरा परिवार एकदम सदमे में आएगो क्यों कहीं है कि इज्जत रा कांकरा होगा, चुनाव तो कहीं केड़ो लड़ा जी का लड़े जी कहीं बुलाया को नहीं।
वह साहब मैं भी दिन गांठ बांध ली। हम्म, मैं क्यों, अब तो चाहे हार हो या जीत हो, करके दिखाना है। करके दिखाना है। हम्म, किंचित नहीं भयभीत नहीं, वो जो डायलॉग है उसको मन में ठान के और फिर निकल पड़ा रणभूमि में पूरी मजबूती के साथ। फिर अचानक से मतलब इतनी बड़ी वहां पर मीटिंग हुई, लेकिन जनता ने ऐसा मन क्यों बनाया कि नहीं पारस ही आएगा हमारे गांव में? पारस इसलिए आएगा कि मैं जो है अपना विजन लेके जनता के बीच में गया। हम्म, मैंने उनको सपने दिखाए, हम्म, और जो सपने मैंने दिखाए वो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के दिखाए। हम्म, उनको विश्वास हुआ कि यार बंदा सच्चा है, ये झूठ फरेब तो नहीं कर सकता। हम्म, क्योंकि न तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि हम झूठ फरेब करें, और ना मेरा जीवन ऐसा था। 10 साल में छात्र राजनीति में रहा, मैंने मदद करी लोगों की, गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की, किसान परिवार से आने वाले बच्चों की खूब मदद करी। चाहे उनको हॉस्पिटल में कोई काम होता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम होता था, कोचिंग्स में कोई काम होता था, पारस गुजर दिल खोल के लोगों की मदद करता था। हम्म, इसी की बदौलत जनता ने ये ठान लिया था कि युवा है, पढ़ा लिखा है और कुछ करने का मादा रखता है। और जिन लोगों ने अब तक गांव में राज किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उत्तर भीखा मारी बारी, अब के तू अब के मैं, यही चलता रहा। तो फिर जनता ने सोच लिया कि यार पारस को है एक मौका देना चाहिए। तो सर जब आप सरपंच के चुनाव हो रहे थे, मतलब वोटिंग चल रही थी, तब आपका मन क्या कह रहा था? क्या पारस गुजर सरपंच बन पाएगा? मैं जनता के भरोसे पे मैदान में उतरा था, और आपकी कसम खा के कह रहा हूं, शिवनाथ जी महाराज को मैं साक्षी मानता हूं, हम्म, मुझे कभी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। हम्म, जिस दिन उन्होंने हमें नेग्लेक्ट किया, बगावत करके पूरा परिवार वहां चला गया था, मेरे दादाजी जिंदा हैं और दादाजी के सगे भाई दूसरे पाड़े में चले गए थे, हम्म, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की कंडीशन रही होगी। ऐसी स्थिति में मैंने पूरी मजबूती के साथ मन बना करके, और अपने छोटे छोटे भाई युवा साथी गांव में, जिनको कि ये देख लो लोग उस तरह से देखते थे कि छोटा छोटा टाबरिया ऐका ही करी, हम्म। उनको मैंने अपनी मजबूत ढाल बनाया। वो मेरे भाई मेरे साथ लगे, खूब मेहनत की। मैं उनका एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। तो सर जब आपने इलेक्शन जीता, तो सबसे ज़्यादा आपके परिवार में किसको खुशी हुई? आपके पड़ोसियों को हुई, जनता को हुई, या आपके परिवार वालों को हुई, या फिर सर उनको हुई जो आपको जीतना देखना ही नहीं चाहते थे? देखिए, खुशी सबसे ज़्यादा तो उन्हीं लोगों को हुई जो शुरुआत में मेरे साथ लगे। हम्म, वो बहुत भावुक करने वाला पल है कि ऐसे ऐसे युवा साथी हमारे, जिनका खुद का कोई रोजगार नहीं, हम्म, खुद का कोई किसी सेवा के अंदर नहीं, वो बेचारे स्कूल और कॉलेज से निकले ही थे, और उन्होंने पारस का हाथ पकड़ा और मजबूती के साथ मुझे गांव में सब जगह घुमाया। तो सर अभी जैसे हमारी टीम ने बहुत सारे रिसर्च किया, ऐसे आप सर बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हो जो आप सोशल मीडिया से दूर हट के करते हो, मतलब आप सोशल मीडिया से पीछे हट करके करते हो। बाकी लोग ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अगर किसी को गाय को रोटी भी खिलाते हैं तो भी वो कैमरे के सामने आकर के खिलाते हैं, या कोई समाज सेवा भी करते हैं तो वो एज कैमरे के सामने करते हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने जब आपके बारे में जब रिसर्च किया, तो आपने जैसे बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं जो सोशल मीडिया से पीछे करते हैं। तो ये सोशल मीडिया से आगे और सोशल मीडिया के पीछे में आप क्या मानते हो जैसे? देखिए दिनेश जी, मेरे पास सेवा, विश्वास, काम, मेहनत, ईमानदारी, लगन, निष्ठा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हुँ, क्योंकि जब चुनाव में खड़े होने की बारी आई तो पूरा मेरा जो जातिगत बेस था वो मेरे अगेंस्ट चला गया। सब लोग विपक्ष में हो गए थे, सिर्फ मेरा परिवार बचा था। और आप सोच सकते हैं कि ये पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, ये जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही लड़े जाते हैं। हुँ, सबसे मजबूत बेस आपका वही होता है। लेकिन पारस गुजर का जो मजबूत बेस था वो उसके साथी थे, उसके भाई थे, जो 36 कौम के लोग थे। उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कठिन परिस्थितियों के अंदर चुनाव जिता करके उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया।
मैं इसलिए भावुक हूं क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई मतलब अपने को सपोर्ट करने वाले पीछे नहीं थे कोई। कोई नहीं था। मैं मतलब ये कह सकता हूं कि कोई बड़े राजघराने जिनके हम्म, 100-200 वोटों पे पकड़ हो, ऐसा कोई नहीं था। सामान्य लोग थे सब, जिनको लोगों ने बहुत दबाया, बहुत डराया, ये कहा कि भाई इसके तो 100 वोट आएंगे, तुम अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन लोगों ने ये सोच लिया कि पारस के चाहे एक वोट आए, मैं अपना वोट तो दूंगा। भाइयों के साथ मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने एक सगे बेटे से भी ज्यादा मुझे प्यार दिया, कदम से कदम मिला के मतलब प्रचार किया, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत चुनाव के आज करीब 5.5-6 साल हो गए, कभी मैं भावुक नहीं हुआ। आज कैमरे पे आपके सामने नहीं देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को लगता है कि यार मैं उस स्ट्रगल लाइफ से निकल के आया हूँ जहाँ पर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं थे, मेरे खुद के घर वाले मेरे बारे में खिलाफ हो गए थे। उस टफ सिचुएशन से निकल करके आज जब मैं यहाँ अपने आप को देखता हूँ, तब मुझे एक ऐसा एक वो प्राउड फील होता है कि यार नहीं यार, मैंने वो सब करके दिखाया जो मैंने जनता के बारे में चाहा, जो मैंने जनता से कमिटमेंट किया है। वो कमिटमेंट सरपंच चुनाव जीतने के बाद में भी मैंने वो सारे काम किए हैं। जनता को आगे रख करके मैंने सबसे पहले अपने आप को पीछे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदा ईमानदारी से काम करता है ना, जिसका क्रम अच्छा है, तो उसके साथ में 36 कौम की जनता साथ रहती है। प्लस ऊपर वाला सर सब देखता है, कौन किसके साथ में बुरा कर सकते हो। आप किसी के बारे में एक बार बुरा कर करके आप उस समय खुशी मना सकते हो, लेकिन आप ज़िंदगी भर उस चीज़ के लिए हमेशा से गिल्ट रहोगे कि यार मैंने उस बंदे के बारे में मैंने बुरा बोला या उसके लिए मैंने कुछ बुरी चीज़ कही है। तो ये चीज़ सर हमेशा से होती रहती है। तो सर आपके लाइफ़ का ऐसा कौन-सा वो कार्य था जो रजलानी ग्राम पंचायत में आपको आज भी मोटिवेट करता है कि यार आज मैंने रजलानी ग्राम पंचायत के अंदर ये कार्य मैंने बहुत अच्छा किया है। जब भी मैं रजलानी गाँव में जाता हूँ तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। देखिए दिनेश जी, ऐसे तो बहुत सारे काम मैंने करवाए, हुँ, अनगिनत काम हैं, लेकिन मुख्यतः मैं 5 काम तो आपको गिनाना चाहूंगा जो सब बराबर के हैं। हुँ, एक भी काम छोटा नहीं है। हुँ, गांव के अंदर माताएं बहनों ने मुझे इसलिए चुना, उनको पीने के पानी की व्यवस्था के लिए दर दर भटकना पड़ता बाहर था, जाना पड़ता था। बाहर जाना पड़ता था, महंगे दामों से टैंकर मंगवाने पड़ते थे। आप सोचिए इस मारवाड़ के अंदर जहाँ लोगों के इनकम के सोर्सेज कम हैं, हुँ, ऐसी स्थिति में अगर आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा हो सही है। तो क्या स्थिति होगी। हुँ, तो मैंने पेयजल की व्यवस्था के लिए जी जान लगा दी, सरकार से डिमांड करी और करीब 54 किलोमीटर पाइपलाइन गांव के अंदर डाली, वाह! क्या बात है। घर घर पानी के कनेक्शन दिए। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गांव की 90% घरों में हिमालय का मीठा पानी पारस गुजर के सरपंच बनने के बाद पहुंच रहा है। वाह! क्या बात है। नई ट्यूबवेल्स करवाई, अलग अलग ढाणियों के अंदर कुछ जगह पर जहां सरकार की फिजिबिलिटी नहीं मिल रही थी, सरकार ट्यूबवेल कराने में सरकार ने मना कर दिया, वहां मैंने घर के पैसे से ट्यूबवेल कराई हुँ, और लोग पानी पी रहे हैं। सही है। दूसरा काम मैं आपको बताऊं, हमारे वहां पड़ोस में एक गांव है जहां पर पिछले कार्यकाल जो था सरपंच का, गांव में आई हुई हॉस्पिटल दूसरे गांव में चली गई बोलो। और सिर्फ वो हमसे 5 किलोमीटर दूर है। हुँ, तो हमारे गांव में 5 किलोमीटर दूर होने की वजह से हॉस्पिटल सुविधा नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास बहाना था फिक्स कि भी 5 किलोमीटर तो दूर है, ऐसे गांव गांव हॉस्पिटल थोड़ी खोल सकते हैं। सही है। मैंने कोशिश करी, मेहनत करी, गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल लाया, पशुओं के लिए हॉस्पिटल अलग से बनवाया। हुँ, तीसरा काम मैंने किया, गांव के अंदर स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब थी, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी। आपने अभी पिपड़ोदी गांव झालावाड़ के अंदर सुना था जहां बच्चे मर गए। पंखे पंखे गिर जाते हैं, छत गिर जाती है, बारिश आती तो पानी अंदर आ जाता है। बिल्कुल, छत टपकती है, चूना गिरता है, लेकिन कभी कभी झालावाड़ जैसे हादसे होते हैं, अबोध बालक, निर्दोष बालक जिनका कोई दोष नहीं, गरीब परिवारों के बच्चे जो
पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं और ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो मेरे मन में ये था कि मैं सबसे पहले अपनी बिल्डिंग को सही करूंगा। स्कूल की बिल्डिंग को सही करवाया, स्कूल में करीब 1 करोड़ रुपए लगा करके स्कूल की व्यवस्थाएं ऐसी की जैसे ऐसा लगता है कि किसी महानगर की बड़ी प्राइवेट स्कूल में आ गए। वाह क्या बात है। अच्छा, ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम्म। वहां पर मैंने विज्ञान संकाय खुलवाया, बोर्ड की परीक्षाएं बाहर लगती थी, सेंटर खुलवाया, एनसीसी लागू करवाई और बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान बनवाया, साथ ही साथ 10 लाख के कंप्यूटर ला करके दिए। ये सारी चीजें स्कूल में की। फिर रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी तरह गड़बड़ा हुआ था। रजलानी से आप उपखंड मुख्यालय भोपालगढ़ जाओ, रोड का नाम नहीं, टूटी फूटी टूटी वही फूटी मिट्टी उड़ती थी। बिल्कुल। रजलानी से आप रेलवे स्टेशन गोटन जाओ, 15 किलोमीटर है, लेकिन आपको 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि इतने इतने 3-3 फुट 4-4 फीट के खड्डे थे। रोड नाम मात्र नहीं बची थी। बारिश के टाइम पे दिक्कत करता बारिश था। के टाइम दिक्कत आती थी। तो सबसे पहले मैंने कोशिश करके, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे सचिन पायलट जी, उनके पास गया और उस रोड को स्टेट हाईवे घोषित करवा के और डबल रोड बनवाई। और गांव से गुजरने वाली सारी रोडें, चाहे वो ब्याडमी की रोड हो, बारनी की रोड हो, रतकुड़िया की रोड हो, छापला की रोड हो, शिवनगर की रोड हो, उन सभी रोडों को भी फिर से डामरीकरण करवा के तैयार करवाया। कम टाइम के अंदर सर आपने इतना काम करवा दिया जो आपने गिना है, लेकिन इससे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी बहुत सारे आपने काम करवा दिए लेकिन अपने इसमें चर्चा नहीं हुई। तो लेकिन अब जनता आपके बारे में क्या सोचती है? मतलब नेक्स्ट आपको एमपी एमएलए देखना चाहती है या और भी इससे बड़े पद पर देखना चाहती है? देखिए, जनता के दिल में क्या है वो तो जनता ही जानती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में जहाँ भी जाता हूँ और देश भर के भी मैं दौरे करके आया हूँ, खूब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, और लोगों को मेरे अंदर एक उम्मीद दिखती है कि ये पारस गुर्जर कुछ करेगा। आम जनता के लिए, आम परिवार का लड़का है और बहुत संघर्ष मेहनत करके ऊपर उठा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सामान्य परिवार के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग आगे बढ़ करके उन कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे जो इस देश की नीति का निर्धारण करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजेश पायलट साहब ने कही थी। अच्छा। और वो बात आज बहुत जरूरी हो गई है कि हम जैसे सामान्य परिवार के लोग मुख्य धारा में आकर के संघर्ष करके उन कुर्सियों पे बैठना बहुत जरूरी हो गया है, जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का, किसान कौम का, मजदूरों का भला कर सके। सर एक अभी बहुत सारे ऑडियंस के, जब आपके साथ में फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे, तो जब मैंने लिखा था कि न्यू पॉडकास्ट कमिंग सून, तो बहुत सारे ऑडियंस का एक कमेंट था कि सर आप पारस गुर्जर साहब से पूछना टीम 97 का क्या मतलब है, मतलब इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा है। तो सर मैंने भी अपने टीम को बोला कि चलो आप क्वेश्चन पढ़ाओ। एक्चुअल में हम पारस जी से ये पूछेंगे कि टीम 97 का मकसद क्या है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और एक युवा को इमोशन करता है। मतलब ये जब टीम 97 जब लोगों के ऑडियंस के पास में जाती है तो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट कुछ आपके प्रति अलग ही रहता है। इसके पीछे क्या कहानी है? दिनेश जी, अपना टॉक्स के जो लोग सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम राजस्थान में और देश भर में जातिवाद को मिटाने के लिए, क्षेत्रवाद को मिटाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो अब किसी महापुरुष का नाम रख लेते हैं तो या तो पार्टी से जोड़ लेते हैं या किसी समाज से जोड़ लेते हैं, किसी धर्म से जोड़ लेते हैं। आप किसी शहर का नाम लिख दो, किसी स्टेट का नाम लिख दो तो क्षेत्रवाद आ जाता है। तो फिर हमने सबने बैठ करके ये सोचा कि क्यों ना हम एक इस प्रकार की संगठन बनाएं जिसमें कोई जातिवाद नहीं झलके, कोई धर्म नहीं झलके, कोई पार्टी नहीं झलके, कोई क्षेत्र नहीं झलके, सिर्फ और सिर्फ वो भाइयों का एक संगठन हो जिसमें हम सब भाई जब भी वक्त मिले बैठें, बात करें सोसाइटी को आगे बढ़ाने की, देश को आगे बढ़ाने की। और जहाँ कहीं भी हमें लगे कि कोई गरीब है, इसकी मदद की आवश्यकता है, किसी गरीब कन्या के विवाह की आवश्यकता है, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है, कहीं कोई ऐसा
दुर्घटना हो गई है, उसमें हमारी तरफ से कोई मदद करने की आवश्यकता है, तो सब भाई मिल बैठ करके और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जिनका कोई नहीं, उनकी 9797 है। अच्छा, तो सर अभी जैसे मैंने आपका जैसे सोशल मीडिया पेज देखा, आपको मतलब बुजुर्गों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब लोगों को बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको युवाओं का प्रेम मिलता है। आपको युवाओं प्लस बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है। इसके पीछे आपकी क्या कहानी है? हाँ, मैं ये अपने मारवाड़ में एक डायलॉग चलता है, 8 से 60, हुँ, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं, मैं उनके साथ बच्चा बन जाता हूँ, उनका भी मुझे बहुत स्नेह मिलता है। हुँ, युवा हैं, मैं उनका यारों का यार हूँ, भाइयों का भाई हूँ, उनके साथ कभी मैं सरपंच बन के नहीं बैठता हूँ, हुँ, उनका भाई बन के, उनका यार बन के बैठता हूँ। और जब बुजुर्गों के बीच जाता हूँ, तो उनको कभी मैंने फ़ील नहीं होने दिया कि सरपंच साहब आए हैं। हुँ। उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आया है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा पारस आया है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा भतीजा है। हुँ, और मैंने ये रिश्ता जो है बरसों से उनके साथ बनाया हुआ है। उस रिश्ते को निभाने के लिए मैं जी जान लगा करके उनकी सेवा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। इसी बदौलत बुजुर्ग ये मानते हैं कि पारस हो सकता है हमारी जात का नहीं होगा, हुँ, लेकिन हमारे काम का है और हमारा अपना है। इसमें बेचारे में कोई जातिवाद नहीं है और ये हमारी सेवा करने वाला है। लोग मुझे अपने बेटे की तरह, अपने पोते की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं भी फिर उनमें घुल-मिल जाता हूँ और उनका हो जाता हूँ। हुँ। मतलब इसी वजह से जो है वो लोग और जनता आपको प्रेम और स्नेह देती है। बिल्कुल। तो सर मुझे पूरा उम्मीद है कि जो अभी तक का जो अपना पॉडकास्ट शूट हुआ है, वो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आपकी जर्नी के बारे में समझ में आ रहा है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनको। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर राजनीतिक निष्ठा में लॉयल्टी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि आप जनता से झूठे वादे तो कर लेते हो, तो लेकिन आप उसको पूरा उस समय करते हो जब आप उस ज़िम्मेदारी के अंदर इन्वॉल्व में रहते हो। तो आपके लिए ईमानदारी कितना बड़ा इफ़ेक्ट करती है? निश्चित रूप से दिनेश जी, ये जो लॉयल्टी का आपने कहा है, आप हो सकता है किसी को एक बार झूठा झांसा दे करके एक बार के लिए किसी का मन जीत लो, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण की खुशी प्राप्त कर लो, हुँ, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक अगर जनता के बीच में पैठ रखनी है और जनता के दिल में बसे हुए रहना है, हुँ, तो लॉयल्टी पर खरा उतरना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगी, रातों की नींद और दिन का चैन आपको खराब करना पड़ेगा, हुँ। तब जाकर के जनता के बीच में पैठ बन पाएगी। तो सर इलेक्शन के टाइम पे सचिन पायलट जी की विचारधारा में ऐसा क्या है जिसने आपको उतना कट्टर समर्थक दिया कि नहीं बस अब जो है मेरा समर्थन इन्हीं को ही जाएगा? देखिए, सचिन पायलट जी जो हैं, एक सुलझे हुए नेता हैं, हुँ, एक उच्च शिक्षित नेता हैं, युवा हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी है और इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार की मेहनत की, जिस प्रकार की पब्लिक के बीच में जाके संघर्ष किया, चाहे वो पदयात्रा करनी हो किसानों के लिए, चाहे वो युवाओं के लिए संघर्ष करना हो, चाहे सरकार से लड़ना भिड़ना हो, चाहे लाठी खानी हो, हमेशा उन्होंने एक संघर्षशील नेता की छवि बनाई। और इसके अलावा उनके अंदर सबसे बड़ा जो गुण है मुझे वो लगा कि एक तो वो 36 जात को साथ लेके चलते हैं। हुँ, दूसरा उनका, वो जिस युवा पर उनकी नजर पड़ जाती है कि ये युवा मेहनती है, संघर्ष कर रहा है, उसको वो फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देते हैं। हुँ। ये मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर एकमात्र नेता हैं जिनके पास एमपी और एमएलए बनाने की फैक्ट्री है, वो सचिन पायलट है। सही है सर। युवाओं के बीच सर आपकी लोकप्रियता का क्या राज है? आपका भाषण, आपका काम या आपकी स्टाइल? मतलब ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि यार पारस गुर्जर के अंदर ऐसी कौन-सी टेक्निक है? देखिए, ये तो मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं, मेरे जो साथ खड़े मजबूत कंधे मेरे भाई हैं, वही बता सकते हैं कि उन्होंने मुझ में क्या देखा। हुँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। आज भी किताबें पढ़ता हूँ रेगुलर, हुँ, और उनसे जो ज्ञान अर्जित होता है, जो संघर्षशील कहानियाँ हैं, चाहे वो मुझे उसके कोई अच्छी पिक्चर जो है वो देखनी पड़े, चाहे किसी महापुरुष की
जीवनी पढ़नी पड़े वो मैं पढ़ता हूँ, और उस आधार पे अपने काम में लगा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और सुख दुख में हाजिर रहता हूँ सबके। सही है सर। जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर आपने सर्व समाज का नेता बनने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? बिल्कुल, जाति का बेस तो उसी दिन खत्म हो गया था पारस गुर्जर का, जिस दिन परिवार ने नकार दिया था, कह दिया था कि तुझे कोई गांव में वोट नहीं देने वाला, हम तेरे साथ नहीं हैं, और जा खड़े हुए दूसरे पाले में। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब एक परिवार के सहारे, एक जाति के सहारे राजनीति नहीं हो सकती। पारस, तुझे 36 जात का बेटा, 36 जात का भाई बनना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं दिनेश जी कि जिस प्रकार की जातिवादी व्यवस्था है और जिस प्रकार का जातिवाद का जहर लोगों द्वारा घोला जाता है, उसके बावजूद मैं मेरी रजलानी की 36 कौम का आपके माध्यम से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जाति पांति देखे बिना पारस को अपनाया और पारस पे भरोसा किया, पारस पे विश्वास किया। और ये तक मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो विश्वास किया, उस विश्वास पे पारस खरा उतरा। उन्होंने जितना सोचा उससे 21 काम करके दिखाया। बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े भाषण मैंने उनके सामने रखे। लोगों को मजाक लगते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि हाँ, ये करेगा, बंदे में दम है, ये अच्छा नेता है, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। और मैंने वो करके दिखाया। आज उदाहरण दिया जाता है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर सरपंच बनना है, अगर नेता बनना है, तो पारस गुर्जर की तरह बनो। या तो वादा करो मत, और अगर वादा करो तो उसके लिए जी जान लगा करके जुट जाओ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जैसे रजलानी गांव में आपने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, आपने सड़क बनाए। अभी ऐसा कौन सा काम है जो आपके माइंड के अंदर है कि नहीं सर, मेरे को इस गांव के अंदर ये चीज़ मेरे को और चाहिए, मतलब ये चीज़ मेरे जनता को और मतलब प्रोवाइड करवानी है? देखिए, गाँव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है नाली गली की। कीचड़ रहता है गाँव में, सीवरेज का। तो उसके लिए मैंने प्रयास किए, गांव के अंदर शानदार गलियां तैयार करवाई, सीसी ब्लॉक्स लगा के, और नालियां बनवाई। वहां नियमित रूप से मैं दिनेश जी सफाई करवाता हूं, रेगुलर। और आज गांव स्वच्छता के अंदर 1 नंबर पर है। इसके अलावा जो बड़ा काम मैंने किया वो मैं आपको गिना नहीं पाया, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। कुछ लोग, कुछ क्या, अधिकतर आबादी जो गांव की है वो छितरी हुई ढाणियों में बसी हुई थी। उनके पास खुद की जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन पे बस गए थे लोग। लेकिन आजकल जिस प्रकार से आरटीआई लग रही है, जिस प्रकार से शिकायतें चल रही है अतिक्रमण की, और बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं कि लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। एक बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति अपने बच्चों का सर ढकने के लिए छत का निर्माण करता, उस छत को ढा दिया जाता है। तो मेरे से ये चीज़ें देखी नहीं गई, और मैंने सबसे पहले जो काम किया वो तमाम ढाणियाँ जो सरकारी ज़मीन पे बसी हुई थी उनको हमने आबादी भूमि में कन्वर्ट करा के सरकारी डॉक्यूमेंट में उन लोगों को आबादी विस्तार का लाभ दिया। और गांव के अंदर जो ऑलरेडी आबादी में बसे हुए थे उनको एक ही दिन में 500 पट्टे देकर के पारस गुर्जर ने रजलानी ग्राम पंचायत को पूरे जोधपुर जिले में प्रथम स्थान दिलाया। तो सर, आपने सरपंच का चुनाव तो जीत लिया, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पारस गुर्जर एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, आपका क्या प्लान है? मैं अभी जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं जिस विचारधारा में हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी में हूँ, राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में मैं यूथ कांग्रेस को मजबूत करना चाहता हूँ। और मैं आगामी जो यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं उसमें मैं राजस्थान प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सर, आपके सोशल मीडिया पर 1.5 लाख फॉलोअर्स की जिम्मेदारी आप रील तक सीमित रखते हैं या रियल तक? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, होता क्या है कि जब आप काम करते हो धरातल पे, तो धरातल पे काम करते हो तो ज़्यादातर मैं काम जो है छुपा रुस्तम की तरह करता हूँ कि पब्लिक देख लेगी। लेकिन अब पब्लिक के देखने का सबसे बड़ा जरिया प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया हो गया है। तो कई बार जो हमारे साथी रहते हैं, भाई रहते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो बना करके उसको रील बना देते हैं। तो वो जो रील होती है वो रियल होती है। पारस गुर्जर की तमाम जो रील है वो रियलिटी होती है,
और उसी को लेकर के सब लोगों का प्यार, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, सब जगह लोगों का खूब मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है। तो सर, ट्रोलिंग और राजनीतिक विरोध को आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैंडल करते हो? देखिए, जिन लोगों की सोच नेगेटिव है, जिन लोगों के दिमाग में अगर कोई कचरा भरा हुआ है, तो वो आसानी से निकलता नहीं, एक समय के बाद निकलेगा। जो भी ट्रोल करते हैं, जो भी राजनीतिक विरोध करते हैं, मैं तो उनको कहता हूं कि आप काम का विरोध कीजिए। पारस गुजर ने कोई वादा किया और वो नहीं पूरा किया, तो वो बात बताइए। सही है। आप बिना मतलब पारस गुजर से पंगा लेते हो, बिना मतलब का पारस गुजर की छवि खराब करने का काम करते हो, तो वो ऐसे होगी नहीं। पारस गुजर संघर्ष की भट्टी से तप के निकला हुआ व्यक्ति है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लोगों का दिल जीतता है और आगे बढ़ रहा है। तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपना काम बताओ। आप खुद का क्या एजेंडा है, आपका क्या करने वाले हो पब्लिक के लिए, और अब तक आपने क्या किया, आपका जीवन क्या रहा, आपका चरित्र क्या रहा, वो लोगों के सामने रखो। आप पारस गुजर की बुराई करके नेता बनना चाहते हो, ये संभव नहीं है। सही। तो सर, राजस्थान युवा कांग्रेस के आगामी चुनाव को लेकर आपका विजन और मुख्य एजेंडा क्या है? मेरे 4 मुख्य विजन के एजेंडे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्लियर। लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं। इन 4 चीजों पे राजस्थान यूथ कांग्रेस पारस गुजर के नेतृत्व में टारगेट करके चलेगी। और मैं राजस्थान के 36 कौम की यूथ से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पारस गुजर को अवसर मिलता है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का, तो बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार के विरुद्ध इन बातों को लेकर के। पहली बात हमारी रहेगी कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो बेरोजगारी का आलम यह है कि हंसते खेलते युवा बेरोजगारी से तंग आकर के अपने गले में फांसी का फंदा लटका रहे, और कुछ युवा बेरोजगारी से तंग आकर के अपराध की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार को आज आवश्यकता है कि वो सरकारी भर्तियां निकाले और जो खाली पद हैं उनको भरने का काम करे। और फिर भी युवा बच जाते हैं जिनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो सरकार ने जो पॉलिसी लागू करी कि हम कुछ यूथ को बहुत कम ब्याज दर पर लोन देंगे जिससे वो अपना खुद की इंडस्ट्री लगा सकेगा, लेकिन ये कागजों में है, और ये जब तक कागजों में रहेगी तब तक सामान्य घर परिवार के बच्चों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारी ये कोशिश है कि अभी जो आपकी इन योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ अमीर परिवार के बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि वही आपकी जो डॉक्यूमेंट की जटिलता है पूरी कर पा रहे हैं। सामान्य किसान परिवार, मजदूर परिवार का बच्चा आपकी जो इतनी सारी डॉक्यूमेंट की जो जटिलता है वो उनको पूरी नहीं कर पाता। बेचारा दलालों के चक्कर में फंस जाता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटता है, घूम फिर के परेशान होके छोड़ देता है कि यार छोड़ो, कुछ नहीं होने जाना है। अब तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करेगी। तो ये जो लोक लुभावनी बातें हैं इनको धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तीसरा मेरा टारगेट रहेगा कि सरकार जो स्कूली शिक्षा है और जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनकी साख को बचाने का काम करे। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, कीजिए, लेकिन उसके साथ आप प्राइवेट के साथ सरकारी संस्थानों का भट्टा बिठाने का काम नहीं करें। उनका शिक्षा का स्तर और उनमें रोजगार परक शिक्षा कैसे दी जाए और कैसे रोजगार सर्जन वहां का स्टूडेंट कर सके, उसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी समस्या दिनेश जी आज मारवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में फैल रहा है, वो दंश है नशे का दंश। सबसे बड़ा माना जा रहा है। और मैं समझता हूं, मैंने कई ऐसे परिवार देखे, मुझसे उनका दर्द देखा नहीं गया। जब से ये हुआ है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, उसके बाद बड़ी मुश्किल से घर में एक बेटा जन्मता है। उस माँ बाप के बीच में एक बेटा है, वो बेरोजगारी से परेशान होकर नशे की तरफ चला जाता है। और नशा आज ये सामान्य बात हो गई। आप किराना की दुकान पे जाकर के कहोगे कि मुझे दूध चाहिए, तो वो कहेगा डेयरी के बूथ पे जाओ, यहां दूध नहीं है। लेकिन उससे आप नशा मांगोगे तो अंदर जाके लाके आपको नशा दे देगा।
तो ये जो नशा इस प्रकार से खुलेआम जो बिक रहा है, दुकान दुकान, चौराहे चौराहे, ये कहीं ना कहीं इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और जिन परिवारों के सिर्फ एक बेटा एक पोता है, वो बच्चे जब नशा करके या तो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, तब एक्सीडेंट होके खत्म हो जाते हैं, या फिर वो नशे की लत में इस प्रकार से पड़ जाते हैं कि या तो कहीं चोरी जारी करेंगे, या फिर उन नशा करने की वजह से उनके शरीर में रोग लग जाएंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। ये जो सबसे बड़ा दंश है, इसको यूथ को नशे से बचाने के लिए सरकार को नशे पर लगाम लगानी पड़ेगी, नशा बेचने की कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस तरह से खुलेआम नशे का बाजार नहीं चाहिए। इन चीजों को लेकर के राजस्थान की यूथ कांग्रेस काम करेगी। पांचवा हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि ये सरकार 3 बजट जारी कर चुकी है, कुछ इन्होंने खास किया नहीं। राजस्थान के अंदर पारस गुर्जर के नेतृत्व में अगर यूथ कांग्रेस फिर से खड़ी होगी तो ब्लॉक ब्लॉक हम जाएंगे, जिला लेवल पे जाएंगे और राजस्थान की यूथ के अंदर फिर से वो एनर्जी पैदा करेंगे, फिर से वो एक ताकत पैदा करेंगे कि अब आपका भाई अध्यक्ष बना है, आपका साथी एक सामान्य परिवार का लड़क का अध्यक्ष बना है, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पार्टी में आपको पद भी मिलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी आपको टिकट भी दिलाने का काम आपका भाई करेगा। लेकिन आप खड़े होइए, मेरे साथ चलिए और एक जलजला पैदा कीजिए राजस्थान में कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बने, 2029 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार, दिल्ली के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बने। उसका पूरा रोड मैप यूथ कांग्रेस उसकी इबारत लिखने का काम करेगी। बहुत अच्छा सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरी जनता और आपके रजलानी ग्राम पंचायत की जनता और 36 कौम की जनता आपके साथ में, इस 5 बड़े मुख्य एजेंडा के साथ में मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको भारी मतों से जीत दिलाएंगे और आगे भी आपको सपोर्ट करते जाएंगे। तो सर, राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले एक ग्रामीण युवा को आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी? आप अपने टॉक्स के माध्यम से आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैं जो युवा राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुशासन को अपनाना पड़ेगा। एक दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी आपके जीवन की, आपको नशे से दूर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आज जो राजनीति के अंदर हो गई है, पैसा बहुत ज़्यादा खनकने लग गया है। तो उस पैसे के मामले में कहीं ना कहीं ग्रामीण युवा या कह सकते हूँ सामान्य परिवार का युवा बेचारा मात खा जाता है। तो पहले ये कहूँगा युवाओं को कि सक्षम बनिए। तो सर, आप एक शब्द में बताइए हमारे जनता को कि आप पारस गुर्जर कल क्या था और आज क्या है? पारस गुर्जर कल एक घर का बेटा था। पारस गुर्जर कल 2 भाइयों का एक भाई था। पारस गुर्जर कल एक माँ का एक बाप का बेटा था, एक दादा और एक दादी का पोता था, 3 चाचाओं का भतीजा था, एक बहन का भाई था। लेकिन आज पारस गुर्जर हजारों माँओं का बेटा है, हजारों चाचाओं का भतीजा है, हजारों दादाओं का पोता है, हजारों बहनों का भाई है, हजारों यारों का यार है, हजारों भाइयों का भाई है। यही मैंने कमाया है। तो सर, अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव करने का मौका मिले तो आप वो कौन सा बदलाव करना चाहोगे? शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव की आवश्यकता है वो ये है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो पुराने ढर्रे की तरह चल रही है। आज एआई का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। आज इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दुनिया किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा शिक्षा का ढर्रा वही पुराना है। रटी रटाई चीज़ें पढ़ाते हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने के लिए, पासिंग मार्क लेने के लिए, फर्स्ट डिवीजन और मेरिट होल्डर बनने के लिए। उससे दूर आपको बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करने की जरूरत है। इस प्रकार के सब्जेक्ट आपको डालने की आवश्यकता है 6th क्लास से, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों को हासिल करें, उस क्षेत्र में भी अपना मुकाम बनाए जिसमें आज यूएस और यूके के देश जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि पारस गुर्जर का राजनीति के अलावा और भी कोई चेहरा है क्या?
बिल्कुल, राजनीति के अलावा पारस एक बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्तों का। पारस एक खिलाड़ी है जिसको खेलने का शौक है। पारस एक भक्ति भाव रखने वाला लड़का है, जिसको सत्संग सुनना पसंद है, जिसको भागवत सुनना पसंद है, जिसको रामायण देखना पसंद है, और पारस को मंदिरों में दर्शन करना पसंद है। पारस को दोस्तों के साथ दौड़ लगाना पसंद है, पारस को वॉकिंग करना पसंद है, पारस को अच्छा खाना और अच्छा खाना खाना भी और बनाना भी दोनों पसंद है। तो सर, जब आप इलेक्शन, अभी जैसे आप जैसे वर्तमान समय में जैसे आप सरपंच हो, आप जनता के बीच में रहते हो, दौरे करते हो, आप जाते हो, जब आप घर जाते हो तो दादा दादी आपको जैसे किस नज़र से देखते हैं? जो प्राउड फील करते हैं वो, मतलब आपको प्यार वगैरह करते हैं वो, मतलब उसको आप क्या बयां कर सकते हो? देखिए, दादा दादी दोनों कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास जो भी कोई घर पे जाता है तो वो मेरे वीडियोस फोटोज़ उनको दिखा देते हैं। मैं हालांकि दिल्ली जाता हूँ तो जाता तो हूँ किसी काम से, सपोज दैट ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं उनको यही भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि कल ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मुझे पता होता है कि उस काम से 7 दिन ही लौटूंगा नहीं। सही है। तो जब 7 दिन मैं वहाँ रहता हूँ तो उनकी चिंताएं बढ़ती है। तो वो फिर जो लोग घर पे आते हैं, परिवार में जो लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो उनको दिखा देते हैं कि आपका पारस ये काम कर रहा है। तो जब घर आता हूँ तो फिर वो कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखा कर, और सारी चीज़ें करते हैं। फिर प्राउड तो देखो परिवार को होता ही है। उनको ऐसा लगता है कि यार हम सामान्य परिवार के लोग हैं, किसान परिवार के हैं, और आज जहाँ राजनीति इतनी दलदल में फंस गई है, जहाँ राजनीति के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में हमारा लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सबका दिल जीत रहा है और मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, तो उनको अच्छा लगता है। तो सर, आप हमारे अपने ही टॉक्स की जनता को एक ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहोगे जो उनको प्रेरित करे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि 4 दिन की जिंदगी है, कुछ समय के लिए भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में यहाँ भेजा है, और जितना समय आपको मिल रहा है अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा सुनिए, न तो दिमाग में गंदी चीजें भरो, ना अपने मुंह से गंदा बोलो, और ना किसी के लिए गंदा सोचो। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। जिस प्रकार से पूरे संसार के अंदर बीमारियों का बोलबाला है, और कोविड के बाद तो कोई पता नहीं चलता कि किस आदमी की कितनी उम्र लिखी है। नौजवान लड़के भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, खेलते खेलते खिलाड़ी भी जा रहे हैं, और डॉक्टर भी जा रहे हैं। तो किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितने दिन यहाँ हो, इस प्रकार से अपनी रास लीलाएं करके जाओ, इस प्रकार से अपना, मैं तो कह सकता हूं कि अपने में जो हुनर है उसको आप इस तरह से करो, इस तरह से लोगों से प्रेम प्राप्त करो, इस तरह से लोगों के बीच में एक पैठ बनाओ, इस प्रकार से समाज की सेवा करो, अपने से कमजोर लोगों की सेवा करो। जैसे पिक्चर जब अच्छी होती है और उसका पर्दा जब गिरता है तो तालियां बजती है। तो मैं ये चाहूंगा एक सामान्य मानवी होने के नाते कि हर इंसान ऐसा काम करके जाए जब जीवन का अंत हो, चाहे उम्र कुछ भी हो, जब जीवन का अंत हो तो कहते हैं ना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। सही है। तो ये थी एक पारस गुर्जर की जर्नी, जो एक बचपन से शरारती बच्चा रहने से लेके इलेक्शन में आने से लेकर के राजनीतिक कैरियर से लेके, जिसके पीछे और सामने कई बार हमले हुए हैं, जिनकी जर्नी बहुत संघर्ष भरी रही है। उनके पीछे कोई फैमिली, ऐसा कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने मुख्य एजेंडा और अपनी मेहनत पर जिन्होंने भरोसा करके आज रजलानी के सरपंच रह चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे ऑडियंस के सामने आपने अपनी बातें रखी, और ख़ास तौर पर मेरी ऑडियंस को भी आपकी बातें बहुत कुछ समझ में आई है, और बहुत कुछ हमारी नई ऑडियंस है जो आपसे पहली बार कनेक्ट हुई है। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक टॉक्स का, दिनेश शर्मा जी का और इनकी पूरी टीम का। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके तमाम दर्शक बहुत आगे बढ़ें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आपके और आपके पॉडकास्ट की, आपकी पूरी टीम की, आपके एडी डिजिटल
जो आपकी कंपनी है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राम राम सा।